एक्चुअल में क्या है, आपका जो चैप्टर का नाम दिया हुआ लाइट, दिस लाइट चैप्टर इज पार्ट ऑफ दिस ऑप्टिक्स। ठीक है बच्चे, ये जो है सो इस ऑप्टिक्स का पार्ट है, और ऑप्टिक्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। चलो ठीक है, पहले हम लोग बेसिक चीज़ें पर बारे में बात करेंगे, लाइट के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, पहले तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट? बताओ कोई, लाइट क्या है ये बताओ, व्हाट इज लाइट? एनीवन? देखो जस्ट टेल मी द मीनिंग, आपके दिमाग में जो आ रहा है, कोई बुक में पढ़ा हुआ डेफिनेशन या कुछ ऐसे बताने से मैं इंप्रेस होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, बट जस्ट टेल मी आप लोग को क्या है, क्योंकि ये क्लास 8 में भी ये चैप्टर था, 6 में होता है, 7 में होता है, 8 में होता है, सिर्फ आपका क्लास 9th में नहीं था, फिर क्लास 10th में है, फिर 11th में नहीं होगा, क्लास 12th में है ना। तो आपको जब इतनी बार लाइट पढ़ना है, आप बचपन से लाइट पढ़ते आए हो, तो मुझे जो है सिर्फ बताओ व्हाट इज लाइट, बताओ विच इज, चलो पार्शियली करेक्ट है, कोई और बताओ। चलो ठीक है, ये भी थोड़ा सही है, और कोई और ट्राई करो। गुड, ठीक है बहुत हद तक, और कोई कुछ? एनीवन? अनंता? चलो ठीक है, मैं आपको लिखाता हूँ, सबने जो बोला है एक्चुअली उस सबको मिक्स करने पर जो है सर हमारा डेफिनेशन बन जाएगा। जैसे कि एक ने बोला लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरी गुड। दूसरे ने बोला कि इट हेल्प्स अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो ठीक है, यही सबको मिक्स करके एक्चुअल में आप लोग को पता है कि लाइट के बारे में, तो मैं इसको एक डेफिनेशन का फॉर्म दे देता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी के फॉर्म को क्या कहते हैं बच्चे? ऑप्टिकल एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी। ठीक है, सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स, एकदम सिंपल सा अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, विच हेल्प्स अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट बाय इट्स प्रेजेंस। ठीक है, तो सबने सही बोला था। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ड्यू टू विच वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। देखो क्या हो रहा है, आप जो है सो मैं जैसे कि मैं अभी जैसे इस नोटबुक पर वट एवर आई रिटन, आई एम एबल टू सी, वाई? जस्ट बिकॉज लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस नोटबुक एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस नोटबुक इट्स कमिंग एंड फॉलिंग टू माई आईज, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, है ना। अगर मैं इस पेन की बात करूं, ये पेन मैं कैसे देख पा रहा हूं? लाइट आ रही है, इस पे स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और ये मेरे आईज पे आके गिर रही है, तो मैं इसको देख पा रहा हूं। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा ना आज हिस्ट्री आपको बताता हूँ इस लाइट के बारे में, थोड़ा सा स्टोरी। जनरली मैं आपको स्टोरीज फिजिक्स में सुनना नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा लाइट क्या है कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है लाइट के बारे में, थोड़ा सा कैसे क्या है कि देखो लाइट के बारे में तो सबको पता है, सब आदमी देख पा रहे थे चीज़ें, पहले से देख पा रहे होंगे, पुराने ज़माने में भी देख पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी किसी के दिमाग में आया होगा कि व्हाट इज़ लाइट, लाइट है क्या एक्चुअली, है ना। तो वो क्या करता है, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट्स आ रहा है तो आप क्या करते हो, थोड़े से जिसको आपको लगता है कि इस आदमी को पता होगा तो आप उसके पास जाते हो, है ना, आप उससे पूछते हो। तो उस समय जो है सर न्यूटन साहब बहुत फेमस थे, मैं आपको स्टोरी फॉर्म में बता रहा हूँ थोड़ा। न्यूटन साहब बहुत फेमस थे, तो सबने अप्रोच किया। ठीक है, पहले मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इसको लिखता थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है ना, ये स्टोरी है या थ्योरी, स्टोरी लिख दूँ या थ्योरी, चलो थ्योरी लिख देता हूँ। थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट। आपके क्लास 10th के लाइट चैप्टर में इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, वो सब ज़्यादा बातें नहीं किया है इस पर, बट मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद तो हम लोग टेक्निकल चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है ना।
तो थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, तो सबने क्या किया उस समय जो है फेमस साइंटिस्ट न्यूटन्स को अप्रोच किया। तो न्यूटन्स ने जो है सो यहाँ एक थ्योरी दिया, ठीक है ना, न्यूटन्स ने एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखते भी जाता हूँ आपके लिए पॉइंट वाइज, ठीक है। तो उसने दिया था, उस थ्योरी को क्या कहते हैं, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है बच्चे। तो न्यूटन साहब ने एक थ्योरी दिया था। ये क्या थ्योरी दिया था, उसने बोला था कि लाइट पार्टिकल जो है ना, एक उसने बोला था कि लाइट का जो है सो पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। उन्होंने बताया था कि लाइट का जो है सो पार्टिकल नेचर होता है। अब ये जो पार्टिकल है वो बहुत हाई स्पीड से स्टीम के फॉर्म में जो है सो ट्रेवल करता है, और वो जो छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है जिसका वो बना हुआ है लाइट, उस पार्टिकल का नाम उसने रखा कॉर्पस्कुल्स, ठीक है ना। तो उसका नाम रख दिया। लेकिन ये थ्योरी जो है सो फेल हो गया। ये एक्चुअली डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया बच्चे, ठीक है ना। ये डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसका जो है सो इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। मैं बताया ना कि देयर इज 2 पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो जो वेव ऑप्टिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो ये सब चीज़ें जो है सो वो लाइट जो है सो एक्सप्लेन उस न्यूटन साहब के जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है उससे एक्सप्लेन नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन में भी उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है उनके हिसाब से, अगर लाइट का पार्टिकल नेचर है तो क्या होना चाहिए, डेंसर मीडियम में हाई होना चाहिए और रेयर मीडियम में कम होना चाहिए। बट ऐसा देखा गया कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे हाई होता है ना। तो न्यूटन साहब का जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है वो फेल हो गया, कंप्लीटली फेल हो गया, क्योंकि ये जो है इंटरफेरेंस और किसको, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। मैं आपको जो थ्योरी लिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इस तरह से पॉइंट वाइज बताते चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये थ्योरी फेल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है सो वेव नेचर ऑफ लाइट पे काम करना स्टार्ट हुआ। अब इस पे काम कौन कर रहे थे, हमारे मैक्सवेल साहब। वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। आपने सुना होगा लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। आपने क्या सुना होगा कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो है लाइट वेव जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये चीज़ें जो एक्सप्लेन किया है वो आपको एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल साहब ने, है ना। मैक्सवेल साहब ने एक्सप्लेन किया कि लाइट इज अ, मैं लिख देता हूँ, इनके हिसाब से ये बहुत स्टेटमेंट जो है सो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। लाइट वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इसका मतलब क्या है, जब लाइट वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट मीन्स इट नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। मैं ये भी लिख देता हूं, सो देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। समझना, ठीक है। सो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट मीन्स इट नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इसका मतलब क्या है, ये वैक्यूम में भी मूव कर सकता है। और मैक्सवेल साहब ने ही एक्सप्लेन कर दिया, और उन्होंने कैलकुलेट भी किया स्पीड ऑफ लाइट, जो क्या होता है इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम VACUUM, ठीक है। इन वैक्यूम कितना होता है C, और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसने बताया था, मैक्सवेल। देखो आप बड़े हो जाओगे ना तो आपको EM वेव पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी क्लास 12 के सिलेबस में, ठीक है। बट क्या हुआ, यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है। वैसे ये जो वेव नेचर ऑफ लाइट है, इसका सबसे पहले एक्सप्लेनेशन जो है हाइजन साहब ने दिया था, है ना।
बट उन्होंने गलती क्या कर दिया था, उन्होंने बता दिया था कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। उन्होंने एक्सप्लेन किया लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो सबने बोला कि भाई साहब अगर लाइट मैकेनिकल वेव है तो उसको प्रोपोगेट करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। तो ये तो वैक्यूम में भी प्रोपोगेट हो रहा है, तो उनका थ्योरी उधर फेल हो गया। उसके बाद तभी बहुत बड़े साइंटिस्ट है मैक्सवेल साहब, वो काम कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, और उन्होंने ही ये बताया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट भी कैलकुलेट किया। सब ये प्रूफ जो है सब आप क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि प्लैंक साहब, ठीक है, उसके बाद आप आइंस्टाइन साहब भी कर सकते हो, उनके साथ उन्होंने आइंस्टाइन रिलेशन दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का। इनका जो ये वेव नेचर ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया क्या चीज़, फोटो इफेक्ट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को नहीं कर पाया। उसके बाद मैक्स प्लैंक नाम का जो आदमी था, साइंटिस्ट था, जो प्लैंक साहब जो थे, उन्होंने क्या किया, क्वांटम थ्योरी दिया। तो उसके बाद एग्जिस्टेंस में आया क्या, क्वांटम थ्योरी। आपको मैं बताऊंगा नहीं ये सब, मैं आपको सिर्फ स्टोरी बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए। हाँ, यहीं से आता है, ठीक है, वो भी वास्ट सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है बच्चे। अब ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट्स दिया। पहले उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया कि मान लो कि एक ये मेटल सरफेस है, इस पे लाइट वेव जो है सो इस तरह से गिरेगा। मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, बाद में आप क्लास 12 में जाओ पढ़ोगे। तो इस पे अगर इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो फेनोमेना है इसको कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है ना। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को जो है सो एक्सप्लेन किया था प्लैंक ने, ठीक है, और उन्होंने है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दिया था। उन्होंने बताया था कि अगर इसका जो फ्रीक्वेंसी, अगर इसका फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसके पास, लाइट के पास जो एनर्जी है वो h इंटू न्यू होगा, और ये जो है एक सफिशिएंट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है फॉर इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन। उससे ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेगा। फालतू की चीज़ें आपको अभी नहीं समझना है, आप बड़े होगे तो आपको समझ में। हाँ, यहाँ ये जो है सो फिर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे बाद में, ठीक है, बट ये अभी नहीं पढ़ना। अगर मैं उसको पढ़ाने लग गया, क्योंकि क्लास 12th में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स करके एक सब टॉपिक ही है, एक तरह से पूरा एक चैप्टर पढ़ाना पड़ता है मुझे, वहाँ पे आइंस्टाइन रिलेशन वगैरह पढ़ाता हूँ। तो अभी आपको बताने लगूंगा तो आपको कन्फ्यूजन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ठीक हुआ, तब मतलब सब पूरा कचरा हो गया। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम न्यूटन्स ने आया, उन्होंने बोला कि पार्टिकल नेचर, न्यूटन साहब ने क्या चीज़ एक्सप्लेन किया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। उन्होंने एक्सप्लेन किया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। जब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर दिया, तब आ गया हाइजन साहब और मैक्सवेल साहब, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया वेव नेचर ऑफ लाइट। जब वेव नेचर ऑफ लाइट पे आदमी लोग एग्री हुआ, तब आ गए अपने प्लैंक साहब, आइंस्टाइन साहब सपोर्ट करके उन्होंने बता दिया क्वांटम थ्योरी। अब जो है सो टेंशन हो गया। तब उसके बाद आए डी ब्रॉगली साहब, है ना, और डी ब्रॉगली साहब ने बताया कि भाई साहब ऐसा है कि लाइट हैविंग वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ते हैं लाइट हैज डुअल नेचर। तो यहां से जो रिजल्ट आया, मैं रिजल्ट्स लिख देता हूं। रिजल्ट्स जो आया वो आया था आपका क्या, कि लाइट हैज डुअल नेचर। समझ में आ गया क्या क्या? पहला था वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो लाइट का अभी तक जो है सो हम लोग यही चीज देख रहे हैं कि लाइट हैविंग डुअल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है बच्चे, सबको समझ में आ रहा है? बताओ किसी को डाउट है तो। एक मिनट, इसको मैं ठीक कर दूं थोड़ा कैमरा।
ओके स्टूडेंट, तो सबको समझ में आया लाइट हैविंग डुअल नेचर। तो ये स्टोरी था, चलो इस स्टोरी से ज़्यादा हम लोग को कुछ करना है नहीं, हम लोग जो है सो मेन चीज़ों पर आते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ने देखा स्पीड ऑफ लाइट का देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि लाइट हैविंग डुअल नेचर देखा, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखा। तो ये बेसिक चीज़ें था जो हम लोग ने देखा, ठीक है बच्चे। अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें और भी बात करता हूँ। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें डिस्कस करूँ या नहीं, ये सब आपको आता होगा। जैसे कि सोर्सेस ऑफ लाइट, ल्यूमिनस सोर्स होता है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स होता है, ये सब चीज़ें आपको पता है ना बच्चे। क्लास 10th में नहीं पढ़ना है ये सब, क्लास 8 से पढ़ के आना था। 2 तरह का सोर्सेस ऑफ लाइट होता है, एक तो होता है ल्यूमिनस और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में या किसी और एग्जाम में जो है इसका डेफिनेशंस नहीं आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ल्यूमिनस सोर्स का एग्जांपल क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रिक लैंप हो गया या सन हो गया या ऑयल लैंप हो गया, दीज आर द ल्यूमिनस, क्यों वो जलता है। कैंडल हो गया, ये सब जो है सो लैंप, जैसे मैं लिख देता हूँ लैंप, बल्ब, सन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस सोर्स, है ना। ये ल्यूमिनस सोर्स का एग्जाम्पल है। इसके पास क्या होता है, खुद का अपना लाइट होता है ना। आप क्या कर सकते हो, तो ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट और जो गिव लाइट इज कॉल्ड द ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का अगर मैं डिफिनेशन बोलूं तो आप एक लाइन में क्या लिख सकते हो कि द ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट, है ना। अब देखो नॉन ल्यूमिनस की बात करते हैं बच्चे। नॉन ल्यूमिनस क्या है, ये दूसरे के लाइट से जो है सो आपको पता करता है, ये खुद का लाइट नहीं इमिट करता, ये दूसरे का लाइट देख करके आपको पता चलता है ना। तो जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे कि मून है, एक्चुअली क्या होता है, सन का लाइट मून पे पड़ता है, अपन जमीन से देखते तो अपने को लगता है कि वहां से लाइट आ रहा है ना। तो ये जो है ये रिफ्लेक्ट कर देता है, अगर उस पर कोई लाइट गिरा उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो ये जो है अपना कोई लाइट इमिट नहीं कर सकता। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एक लाइन में लिखना हो तो डू नॉट इमिट लाइट, ये लाइट इमिट नहीं करता है, बट ठीक है, ये हम लोग को विजिबल है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम। ये क्यों हम लोग को पता चलता है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। जैसे कि मून है, मून कोई अपना लाइट नहीं देता है, इसका एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल में मान लो लिख लिया आपने मून, मून के पास कोई अपना लाइट नहीं है, क्या होता है, इस पे लाइट गिरता है और रिफ्लेक्ट करके हमारे आईज पे आता है और हम लोग को पता चलता है कि वो एक सोर्स की तरह पता चलता है। समझ में आ रहा है। आप किसी मिरर पर जो है टॉर्च से लाइट डालोगे तो वो भी ब्राइट हो जाएगा, है ना, आपको लगेगा कि वहां से लाइट आ रहा है, बट एक्चुअल में वो लाइट किसका है, आप जो टॉर्च जा रहे हो, आपको जो इलेक्ट्रिक लैंप जल रहा है उस टॉर्च के अंदर, है ना, उससे पता चलता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। हाँ, बल्ब, बल्ब मैंने लिखा है, बल्ब इज द ल्यूमिनस सोर्स, है ना, वो खुद का लाइट इमिट करता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है। अब देखो बच्चे, आप लोग मीडियम वगैरह भी पढ़ के आए होगे, है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ये सब चीज़ें आप पढ़ के आओगे। ये सब चीज़ें जो है सो बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको फिर भी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो है या कैरेक्टर ऑफ लाइट जो है, ये मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, ठीक है। बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं, ये सब क्लास छोटे बच्चे में आपको पढ़ के आना था। यहाँ पे हम लोग का एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ये चैप्टर शुरू होता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कि द ऑफ लाइट, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत स्टोरी फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे मैं पॉइंट्स फॉर्म में लिख देता हूँ। तो पहला क्या था कि मैं यहाँ लिखता हूँ 1 by 1 लिखता हूँ, पहला का कोई मतलब नहीं है इसलिए मैंने मार्क्स नहीं दिया है, ऐसे लिख देता हूँ कि लाइट इज एन EM वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बच्चे। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मूव करता है, लाइट जो है सो आपका बहुत हाई स्पीड से मूव करता है और
इसका जो वैक्यूम में स्पीड होता है वो बहुत हाई होता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैं लिख देता हूं कि लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम या थ्रू वैक्यूम और कितना होता है, इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, अब ये डिपेंड करता है कि किस मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रहा है ना। अगर लाइट को आप वन मीडियम से अनदर मीडियम में ले जाओगे तो आपको पता चलेगा उसके स्पीड में क्या हो रहा है, डिफरेंस। जैसे कि आप एयर से वो वाटर में गया तो एयर में उसका ज़्यादा स्पीड था, वाटर में जाने पर उसका स्पीड क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे वो डेंसर मीडियम में जाएगा स्पीड जो है कम होते जाएगा। इस पर बातें हम लोग करेंगे और जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वहाँ और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना। और लाइट को क्या है, कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है फॉर प्रोपोगेशन। तो मैं ये जो लिख दिया हूँ, लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, उसको ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। लाइट का रिफ्लेक्शन वगैरह सब पढ़ेंगे। चलो इसके प्रॉपर्टीज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता दिया। और लाइट जो है आप लोग अभी क्या कर रहे हो, आप उस माइन्यूट लेवल पे जो है सो ऑब्जेक्ट्स नहीं पुट कर रहे हो जहाँ पे आपका जो है डिफ्रैक्शन दिखे, जहाँ पे आपको बेंडिंग ऑफ लाइट्स दिखेगा। अभी आप क्या एज्यूम करते हो कि लाइट यूज टू ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो कर्व भी होता है, ये चीज़ें जो है सो आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्लास 12 में ही पढ़ाया जाएगा। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी चीज़ें छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको बेसिक चीज़ें पता चल गया। मेन जो है हमारा इस क्लास में जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही है कि मान लो इस तरह से, और यहाँ आपका क्या है कि वाटर फील्ड। आप जरा समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मान लो कि यहाँ एक लाइट रे है, वो इस तरह से आया। चलो मैं एक बीम ऑफ लाइट ले लिया कि एक बीम ऑफ लाइट जो है सो आ रहा है, मैं यहाँ पे एक ही दिखा रहा हूँ आपको, तो एक लाइट है। अब क्या हो, इसका कुछ पार्ट जो है सो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आप अपने घर में भी करके देख सकते हो, ठीक है ना। कि आप क्या करोगे, एक वाटर ले लोगे, आप उसमें लाइट डालोगे तो आपको दिखेगा छत के ऊपर भी दिख रहा है और अंदर भी दिख रहा है, और कुछ सम पार्ट्स ऑफ लाइट क्या हो जाएगा आपका इस तरह से अंदर चले जाता है। तो यहाँ जो ये वाला पार्ट है ये कहलाता है रिफ्लेक्शन, है ना। ये आपका इंसिडेंट रे है, समझना बच्चे, ये इंसिडेंस रे है, ये जो है आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। ये है आपका इंसिडेंट रे, जो रे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक मीडिया लेयर के साथ वो स्ट्राइक किया, आफ्टर स्ट्राइकिंग सम रे इज रिफ्लेक्टेड बैक, तो ये जो है सो आपका है रिफ्लेक्टेड रे, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो बच्चे, आपको इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली क्या पढ़ना है, आपको इस पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। एक तो रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, है ना। और ये वाला जो पार्ट है जो यहाँ एक से दूसरे में चले गया, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है रिफ्रैक्शन, समझ लो, ठीक है बच्चे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, फिर पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। यही हमारा पूरा चैप्टर है, इसी के बारे में जो हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे, द टॉपिक नेम इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन क्या होता है बताओ, क्योंकि क्लास 8 में आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है, वहां पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। जस्ट टेल मी व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोलो,
यस, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और कोई कुछ? अब सिंपल लैंग्वेज भी ऐसा भी बोल सकते हो, द फेनोमेना ऑफ रिटर्निंग ऑफ रे ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सिंपल एकदम। देखो आप ऐसे एक बड़ा डिफरेंस लग सकते हो, व्हेन रे लाइट इंसिडेंट ऑन अ मीडिया लेयर देन it will return back to the same medium, that phenomena is called reflection। या आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसा भी लिख सकते हो कि the phenomena of returning of ray of light in the same medium is called reflection of light। ठीक है बच्चे, क्या मैंने लिखा? The phenomena of returning of ray of light in the same medium is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है सबको? अब देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम से मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। इससे रिलेटेड जो टर्म्स है, द टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मान लो ये हमने एक पॉलिश सरफेस ले लिया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, ऐसा मान। ये क्या है बच्चे? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपके घर में होता है, उसका क्या नाम होता है बताओ? यस, मिरर। ओके, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पे हम लोग एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिए बच्चे, जहां पे हम लोग रिफ्लेक्शन करेंगे। ये पॉइंट कहलाता है इंसिडेंट पॉइंट। ये क्या कहलाता है? इंसिडेंट, इंसिडेंस लिख देना, ओहो, NCE। ठीक है, अच्छा। अब इस पे क्या है कि हमने क्या किया, एक रे लाइट को इस पर इंसिडेंट करा। मान लो यहाँ पे एक टॉर्च है, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से एक टॉर्च लिया हमने और इस टॉर्च से एक लाइट यहाँ आया। ठीक है बच्चे, इस पॉइंट पे एक हमने नॉर्मल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक वर्चुअल होता है, ऐसा हमने ड्रॉ किया। ठीक है, फॉर मेजरिंग द एंगल। तो ये एंगल कहलाता है इंसिडेंट एंगल। मैं आऊँगा इस पे, और यहाँ से आफ्टर striking with this reflecting surface the ray light will bounce back in the same medium। तो इस तरह से जो ये रे लाइट है वो ऊपर वाला जो मीडियम है उसी में चले गया, बाउंस बैक हो गया। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे। मैं लिख देता हूँ, दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये आपका होता है रिफ्लेक्टेड रे। ओके बच्चे, और ये क्या कहलाता है आपका? नॉर्मल। ओके, और कुछ सर? यस, और भी बताता हूँ। ये जो एंगल है इसको हम लोग डिनोट करते हैं I से। ठीक है बच्चे, और इस एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं R से। ये जो I है बच्चे, ये आपका कहलाता है इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको जो भी करना है लिखना, तो मैं इसको लिख देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चे, ये है, ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो जरा, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये एक प्लेन में होता है। दैट प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना बच्चे, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको जब इसका लॉ लिखाऊंगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें। अभी ये जो टर्म है, दिस टर्म्स एसोसिएटेड टू दिस रिफ्लेक्शन फेनोमेना, ये सबको समझ में आया?
क्या क्या टर्म्स हैं। मैं इसका डिफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं दिखा रहा हूँ कि व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे। मान लो अगर आपको कोई बोलता है कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, ऐसा पूछ लिया, तो आप लिख सकते हो द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द इंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसी तरह से कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, आप आराम से बोल सकते हो द रे ऑफ लाइट reflected from the refracting surface from the incidence point is called the reflected। इस तरह से आप बना के लिख सकते हो कि नहीं। what is normal ऐसा लिख सकता है, what is normal तो बोल सकते हो a perpendicular drawn on reflecting surface at the incidence point is called normal। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप इस तरह से ही आप बना करके खुद से डिफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं सब ही बोल ही दे रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछता है तो आप आराम से बोल सकते हो द एंगल दैट इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल, द एंगल दिस एंगल द एंगल इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टेड रे मेक एंगल विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सब चीजें मैं पूरा डिफिनेशन लिखा करके पेजेस को फिल करूं, टाइम पास करूं, या आप लोग को समझ में आ गया बताओ। बोलो यस। आप लोग सब बना कर लिख दोगे। देखो मीनिंग क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स में क्या है, आपको हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको मतलब पता चल गया और आप सब एक्सपर्ट हो, अपने लैंग्वेज में आराम से आंसर लिखो, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ हम लोग देखते हैं, ये लॉ होता है, ठीक है। आप लोग को पता है ये क्लास 6-7 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, तो इसलिए मैं आप लोग से ही पूछूंगा। तो हम लोग अब लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चे। क्या है जरा मुझे बताओ, एक एक करके बताना। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ, मैं फर्स्ट लिखूंगा फिर सेकंड लिखूंगा। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ, बोलो तुम लोग में से कोई। बोलो यस, वेरी गुड गुड। इसने बोला कि एक इंसिडेंट रे जो है ये, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल ड्रॉन है एट द इंसिडेंट पॉइंट, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। यस, दिस इज द फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, वेरी गुड। तो क्या है कि द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lies in the same plane। वेरी गुड, ठीक है। अब अनंतता को छोड़ के कोई दूसरा बताओ, सेकेंड लॉ क्या है। यस, सही बोला पड़ी थी ने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों जो है सो सेम होता है ना। तो ठीक है, इसको लिख देते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। समझ में आ रहा है सबको। यहां तक किसी को कोई डाउट है? देखो पूछो, क्या डाउट होगा। ये सब चीज़ें जो है आप लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़ के आए हो, है ना, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो ये सब चीज़ें समझ में आता है, बहुत अच्छा।
लेकिन देखो एक स्पेशल केस है, मैं आपसे एक स्पेशल केस डिस्कस कर लेता हूँ। स्पेशल केस क्या है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है सो ये भी जीरो होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल वो भी जीरो होगा। क्या स्पेशल केस होगा? वही सेम है, इसको रिट्रेस कर देगा। उसमें भी चाहे I इक्वल टू जीरो R इक्वल टू जीरो, तो फॉर ये क्या होगा, जब हमारा रे नॉर्मल इंसिडेंस करेगा तो उस केस में क्या होगा, I इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से क्या होना चाहिए, R भी जीरो होगा। तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है ये हमने देखा। अच्छा, ये क्या है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चे सब जगह वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आप मत समझना कि मैंने एक फ्लैट सरफेस लिया था, फ्लैट रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, वो वही वैलिड है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब हर एक जगह कर्व मिरर पर लोगे, जैसे कि आपने ऐसा लिया कि फर्स्ट केस देखो, मैं एक तो बना ही देता हूँ कि आपने एक मिरर लिया इस तरह से और यहाँ पे आपने रे डाला तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ तो मैंने आपको डायग्राम बना के बताया, तो ठीक है, ये I था और ये आपका R था, दोनों इक्वल था। I इज इक्वल टू, यहाँ से आपने R देखा, ठीक है। अगर क्या ये इस तरह से मान लो कर्व सरफेस है ना, ऐसा स्फेरिकल मिरर का केस लिया हमने ऐसा, तो इस केस में भी देखो अगर आपने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया है तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। इस तरह से ये अपोजिट है, ऐसा कॉनकेव बना हुआ है ना। तो इस केस में भी जो है सो इस तरह से अगर रे आ रहा है तो ये रे जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होगा, समझना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये सब जगह वैलिड है, ठीक है ना। अभी हम लोग जो है सो एक वर्ड आपके बुक में यूज करता है और सीबीएसई ने कभी कभी इस पर क्वेश्चन भी पूछा है, क्या रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है सर, ठीक, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है सो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन, तो सीबीएसई के अंदर इसका एक डिवीजन दिया हुआ है। क्या दे रखा है, मैं आपको सिंपल डायग्राम से बताऊंगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये असम बोर्ड वाले ना, मैं उनका पेपर देख रहा था तो उन्होंने क्या किया था, इसके लिए एक अलग नेम भी यूज किया था, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। लास्ट ईयर हमारे पास असम बोर्ड के भी कुछ बच्चे पढ़ने आते थे ना, तो उस लोग के एक बार क्वेश्चन में यूज किया था डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो ये यहीं पे, ठीक है ना बच्चे। अब मैं आपको सिंपल डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है कि मान लो कि आपका इस तरह से एक सरफेस है और इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है ना, पैरेलल रेज जो है सो इस पे इंसिडेंट कराना पड़ेगा। क्या मतलब है सर, इस तरह से आपने इस पर पैरेलल रेज गिराया और ये पैरेलल रेज क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा ऐसा। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन भी अगर ये रे जो है बच्चे एक दूसरे का, देखो क्या है कि थोड़ा सा मैं हाथ से बना रहा था इसलिए ये इसका पैरेलल ही रहा। इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट था जो यहाँ पे इंसिडेंट किया, एंड आफ्टर बाउंसिंग बैक फ्रॉम दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगेन इट इज पैरेलल, इट मींस दिस इज द केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बात सबको क्लियर हुआ, चमका कि नहीं बताओ, आ गया? हाँ ना तो बोलो यार, सो गए क्या? ओके, वेरी गुड गुड। ऐसा लगा कि खा पी करके आए हो तुम लोग मरे मरे जैसे ऐसे सो रहे हो, चुपचाप बैठ जाते हो म्यूट करके। ये देखो, मुझे पता था कि मोहित और कोई हो ना हो, मोहित पक्का सो रहा होगा इसीलिए मैं तुम लोग को बीच बीच में सोचता हूँ बातें करते रहो, नहीं बातें करने से मोहित हेडफोन लगा करके पक्का सो गया होगा। देख भाई क्या है कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और पैरेलल बीम ऑफ लाइट को जब आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब ये स्ट्राइक करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को और यहाँ से बाउंस बैक होगा और उसके बाद भी जब आप देख रहे हो तो ये आपको पैरेलल ही मिल रहा है जैसा कि यहाँ पे था। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। समझ में आया मोहित? ओके, अब देखो जरा
इरेगुलर रिफ्लेक्शन का सर केस क्या है कि मान लो आपका जो मिरर है वो इस तरह का है ना, ऐसा रफ टाइप का ऐसा मिरर। अब क्या होगा कि इस पे पैरेलल रे आपने इंसिडेंट करा दिया, रे आपको इंसिडेंट क्योंकि आप चेक कर रहे हो तो आपको रे जो है सो पैरेलल ही इंसिडेंट कराना है, समझना बच्चे। इस तरह से आपने पैरेलल रे इंसिडेंट कराया तो आपने क्या देखा, ये तो बहुत अच्छा इधर गया, ये आपका इधर चले गया, ये वाला पार्ट आपका इधर चले जाएगा, ये वाला पार्ट आपका इधर चले जाएगा। तो उसके बाद देखो ये क्या हो गया, रेज डिफ्यूज्ड हो गया है ना, इधर उधर भाग गया, ये पैरेलल नहीं रहा। इसका मतलब है भाई साहब दिस इज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कैसा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो आपको बट ये से कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे इस स्टेटमेंट में, एक नोट लिख देता हूं बच्चे, ठीक है। मैं लास्ट ईयर पढ़ाने के बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, वहां पे पूछा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड ऑन रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, बोथ ऑफ देम, नॉन ऑफ देम। ऐसा क्वेश्चन दिया, कुछ बच्चे, कुछ बेवकूफ बच्चों ने तो नॉन ऑफ देम मार दिया, ठीक है। एक दो बच्चों ने बोथ ऑफ देम मारा था जो कि सही था, किसी किसी बच्चों ने, और नहीं ज्यादातर बच्चों ने रेगुलर रिफ्लेक्शन को टिक किया था, जबकि मैं बता चुका हूं कि दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ, है ना। तो आपको मैं लिख देता हूं, इसीलिए स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज वैलिड। हाँ, नो मैटर वेदर रिफ्लेक्शन इज रेगुलर और इरेगुलर। क्या है, देखो आप एक रे पे लगा रहे हो, आप देखो यहाँ पे एक नॉर्मल मान लो ड्रॉ किए हो, तो एक रे पर देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सेम। अरे इस केस में भी नॉर्मल ही ऐसा टेढ़ा है, इसीलिए तो ये इधर से इधर भागा। इस केस के लिए नॉर्मल ही ऐसा है, इस केस के लिए नॉर्मल ही ऐसा है। तो देखो नॉर्मल ही यहाँ पे पैरेलल नहीं है, तो रे कहाँ से पैरेलल आएगा, जरा समझना। दीज आर द नॉर्मल्स बच्चे, आप कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग। ये जो है डॉटेड लाइन वाला जो है सो नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, ठीक है ना। तो नॉर्मल ही नहीं सही है तो क्या मतलब रिफ्लेक्टेड रे कैसे पैरेलल आ सकता है, यहाँ पर नॉर्मल ही एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। यहाँ पर देखो आप नॉर्मल डालो, सारा नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी पैरेलल आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, बट क्या है कि जो आपने पैरेलल बीम डाला उसका हर एक रे जो है वो पैरेलल नहीं। समझ में आया कि नहीं? ओके, ठीक है बच्चे। अभी जो है सो ये चैप्टर जो है सो चलते रहेगा। आज तो हम लोग बेसिक चीजें बात की है, अभी तक मैं आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ाया हूँ, है ना। जो भी चीजें हम लोग क्लास 8 तक पढ़े हैं वही देखे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पैरेलल मिरर बताऊंगा, कैसे पैरेलल मिरर कैसे बनाता है, कुछ कुछ वर्ड्स पहले समझाऊंगा कि जैसे लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये सब चीजें बताऊंगा, है ना। थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बताऊंगा कि आप मिरर की तरफ जाओगे, मिरर से दूर भागोगे, क्या कैसे होता है, ठीक है ना। मल्टीपल रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एक तरह से प्लेन मिरर पढ़ेंगे, फिर जो है सो हम लोग के बुक में जो दिया हुआ है कर्व मिरर वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो मिरर वाला जो पार्ट है वो मैं कल डिस्कस करूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल क्या ही, जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उस दिन डिस्कस करेंगे। आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, और ट्रस्ट में ये आपको वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ साइंस लगेगा, है ना। और स्कोरिंग भी है बच्चे, है ना। यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिनिमम आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। पहले 100 मार्क्स में आता था, अब तो क्या है कि मार्क्स का फॉर्मेट और ये सब जो है सब एकदम से चेंज हो गया है। मैं ये पुरानी बातें बोला हूँ, जब 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, 80 मार्क्स का सॉरी पेपर हुआ करता था, उस 80 मार्क्स में 10 मार्क्स वेटेज था इस चैप्टर का, लेकिन अब जो है सब वेटेज डिफरेंट है, बट ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यस, न्यूमेरिकल क्यों नहीं आ सकता है, और इस चैप्टर में तो बहुत न्यूमेरिकल्स है, अभी हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो,
ठीक है, तो आज के लिए मैं आप लोग को यहीं पे छोड़ देता हूं और नेक्स्ट क्लास से आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। मैं 1 आवर का क्लासेस नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास से जो है आपका 1 आवर 30 मिनट्स का फिजिक्स क्लासेस लिया करूंगा। ठीक है बच्चे, हाँ तो सब आदमी मैं बता नहीं रखा था पहले से, इसीलिए मैं आज 1 आवर का क्लासेस लेके छोड़ दे रहा हूँ। बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जो है सो आपको प्रिपेयर रहना है। मैं जो है सो 1 आवर 30 मिनट्स का क्लास लूँगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्लास से जो है सो इस लेक्चर का रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा। ठीक है, मैं उसको लाइव स्ट्रीम आपको पढ़ाते समय यूट्यूब पर भी कर दूंगा, वहाँ पे भी लाइव स्ट्रीम होगा। तो किसी को मान लो दिक्कत होता है ना, मैं ये देखा कल क्लास 12th वाले बच्चों का बहुत दिक्कत हो रहा था, तो मैं सोचा कि अगर मैं इस सेम चीज़ को आप लोग के तो गूगल मीट पे डालूंगा, क्योंकि गूगल मीट पे अपन बात कर पाते हैं, है ना, आप क्वेश्चन पूछ पाते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूं। मैं ये इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ यूट्यूब पर स्ट्रीम करूंगा तो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में चैट कर पाओगे वहाँ पे, जैसे कि अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जैसे कि अभी तुम लोग ने बहुत सारा आंसर दिया, तो ये आंसर मैं नहीं ले पाऊंगा। तो इसीलिए मैं मोबाइल फ़ोन तो जिस तरह से माउंटेड है उस तरह से माउंटेड रहेगा ही रहेगा, नीचे वेबकैम से जो है सो मैं इसको स्ट्रीम भी कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कुछ बच्चे का छूट जाता है, लेकिन ये मत करना तुम लोग गलती। मुझे यही डर लग रहा है कि तुम में से बहुत सारे बच्चे सोचोगे अच्छा सर ये तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, अब जस्ट लाइव क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है, अपन अभी फुटबॉल मैच देख लेते हैं। मेरा फ्रेंड जो है सो गेम ग्रुप बनाया है, उधर मैच चल रहा है हम लोगों का, वो पहले खेल लेते हैं, नीतीश सर का क्लास बाद में देखेंगे। तो फिर ऐसा होने से दिक्कत हो जाएगा। वो क्यों है कि किसी किसी बच्चों का नेट खराब है, जैसे कि आज एक बच्चा भी बोल रहा था उसका नेट खराब है, उसका सही से नहीं चला है, तो वो बच्चा फिर से इसको रिपीट टेलीकास्ट देख सकता है ना। थोड़ा सा मुझे पैसे वैसे खर्च करने पड़ेंगे, पूरा प्रॉपर सेटअप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं करके और ये जो है सो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, और इसका एक प्रॉफिट और भी होगा मेरे लिए भी, जब मुझे फिर से तो पूरा चैप्टर पढ़ाना है ना स्कूल में, तो वहाँ पे मैं ये वीडियो दे दूंगा। ठीक है, चलो बच्चे, ठीक, बाय।